नमस्कार दोस्तों, YouTube के सोशल फेम 007 चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके जो बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने जा रहा हूं। मैं राजेश कुमार तोमर आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिर्फ एक वीडियो में। अगर आप कंप्यूटर के बारे में पहले से जानते हैं या ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं है तो आप ये वीडियो देखकर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि इस कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मेरी जो लैंग्वेज रहेगी वो कॉमन लैंग्वेज रहेगी। आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैं कॉमन लैंग्वेज का यूज़ करूँगा। इंग्लिश स्ट्रीम्स के जो भी बच्चे और जो भी मेरे दर्शक रहेंगे वो जो थ्योरी मेरे सामने लिखी हुई है उसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये एक कॉमन लैंग्वेज में वीडियो बनाया गया है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप बार बार पॉज करके या 1 दिन 2 दिन या 4 दिन या कुछ हफ्तों में भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इसको बार बार देखकर भी आप इसको सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंप्यूटर है क्या। अगर जिन लोगों को पता है कि कंप्यूटर क्या है, काम करते हैं, उनको समझ आ जाता है। डेफिनेशन सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। बट मैं एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट एज पर योर कमांड और योर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप कुछ इनपुट दे देते हो, चाहे वो कीबोर्ड से हो, ऑडियो जैक से आपने दिया हो या स्कैनर इस पे लगाया हो, उससे आप इनपुट दे दोगे। और जो भी आउटपुट रहेगा आपको वो हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंटर से मिल सकता है या आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे सकता है। तो एक ऐसी डिवाइस है कंप्यूटर जिससे आप कुछ उसमें इनपुट्स देते हो और वो आपको एज पर योर इंस्ट्रक्शंस आउटपुट देती है। अब कंप्यूटर को चलाने के लिए दो चीज़ों की मेन रिक्वायरमेंट होती है। यूँ कहें कि हम अगर ट्रेन को अगर हम चला रहे हैं तो ट्रेन चाहिए और हमें पटरी चाहिए। तो ऐसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहले जो कंप्यूटर होता है जो फिजिकली आपको दिखता है उसको हार्डवेयर बोलते हैं। और जो चीज़ें उसके अंदर डाली जाती हैं यानी कि इंस्टॉल की जाती हैं, जो प्रोग्राम्स रन होते हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर ऐसे कंपोनेंट हैं आप जिनको टच कर सकते हैं, जस्ट लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और आपका जॉयस्टिक, प्रिंटर, ये सब आपके हार्डवेयर हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात कर रहे हैं, पेंट की बात कर रहे हैं और टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं या कोई वीडियो प्ले करते हैं या प्रेजेंटेशन कोई अगर दिखाते हैं उसकी बात करें तो ये सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी दो पार्ट में होते हैं तो मैं उसको बताऊंगी आगे अगली स्लाइड में कि सॉफ्टवेयर को हम किन दो पार्ट में बांट सकते हैं, उसको ब्रीफ करूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमने बात किया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर, उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो कम्बिनेशन ऑफ कमांड्स होता है, कम्बिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि कोड के रूप में लिखा हुआ होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कि कंप्यूटर के टाइप क्या हैं। सबसे पहले बात करें कि हम कंप्यूटर घर में यूज़ करते हैं तो उसको चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे वो टैब हो, इनको सबको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलेंगे। सिर्फ ये हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होते हैं, इनसे हम कोई ज़्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर सकते हैं या कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए इनको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर यानी कि हिंदी में बात करें तो व्यक्तिगत कंप्यूटर, ये साइज में स्मॉल होते हैं, सस्ते आते हैं और इसमें ज़्यादा जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हाई लेवल की नहीं होती है। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो आप इसको ईजिली घर में कनेक्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो कंपनीज या बिजनेस के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होते हैं उसकी 3 कैटेगरी है। मिनी हो सकता है, माइक्रो एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर जो कि बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, पावरफुल होते हैं
और वो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैन पावर है या वहाँ पे जो भी डिजिटल वर्क हो रहा है उसको हैंडल कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और साइज़ में भी वो इतने बड़े होते हैं कि उनको स्टोर करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको रूम्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और मैन पावर भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 तरह के कंप्यूटर हैं, एक पर्सनल कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं और जो अदर कंप्यूटर हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में यूज़ होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। अगर इनपुट की बात करें तो हमारे सामने कंप्यूटर पे कीबोर्ड होता है जिससे हम कीज प्रेस करते हैं और एक माउस होता है जिससे हम किसी भी आइकन्स पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन पे कुछ फाइल्स को सिलेक्ट करते हैं, वीडियोज़ को प्ले करते हैं, ऑडियो को प्ले करते हैं। ये सब इनपुट डिवाइस है। इनपुट मीन्स अगर हम कंप्यूटर को कुछ भी इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से इनपुट देना पड़ेगा। आप कीबोर्ड से दे सकते हैं, वायरलेस माउस से भी दे सकते हैं। आजकल जो बिना तार के माउस आते हैं, वायरलेस माउस, वो आपके वाईफाई और ब्लूटूथ पे वर्क करते हैं। बट कंप्यूटर अपने आप कोई भी कमांड नहीं ले सकता है, उसको आपको इनपुट देना ही पड़ेगा। उसके ऊपर वो इंटरेक्ट करता है, पर्सन उसको इनपुट देता है, उसके इनपुट के बाद ही वो कुछ कमांड को इंस्ट्रक्शंस लेके फिर आगे काम करता है। गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं या गेम पैड का यूज़ करते हैं। ये सब इनपुट डिवाइस है। अब आउटपुट कैसे मिलता है? आउटपुट जो डिवाइस होती है वो कौन कौन सी होती है? मॉनिटर पे हमें वीडियो दिखती है, एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वो भी दिखता है, कुछ गाने भी प्ले होते हैं, कुछ पिक्चर्स को भी हम खोल के रखते हैं। तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी की बात करें तो प्रिंटर हमें प्रिंट देता है किसी पेज के ऊपर, वो हार्ड कॉपी है। तो इस टाइप के जो डिवाइसेस हैं वो आउटपुट डिवाइसेस हैं। प्रिंटर से जो आप प्रिंट लेते हो वो हार्ड कॉपी होती है, लेकिन उसको अगर आप मॉनिटर पे देखेंगे तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। और स्पीकर से हमें साउंड आउटपुट मिलता है, स्पीकर भी हम यूज़ करते हैं। इनपुट डिवाइस में और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, माउस से हम इनपुट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में माउस यूज होता है, एप्पल के जो सिस्टम है उसमें भी यूज होता है। कीबोर्ड है, ये भी इनपुट है। एक ट्रैक बॉल होता है, ये अल्टरनेटिव और माउस होता है जो कि ग्राफिक डिजाइनिंग जो भी इंजीनियर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ये सब इनपुट डिवाइस हैं। और इनपुट डिवाइस के एग्जांपल आप देखिए, स्कैनर है। कोई भी हम डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाते हैं या वर्ड की फाइल बनाते हैं, हार्ड कॉपी होती है हमारे पास, उसको हम स्कैनर में डालते हैं, स्कैन कर लेते हैं तो सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। टच पैड, टच पैड आप सोच सकते हो कि आप आधार से जो बायोमेट्रिक मशीन होती है जिसमें ऑथेंटिकेट करते हो वो टच पैड है। या हम कहीं कहीं पे टच पैड में सिग्नेचर भी करते हैं जहाँ पे डिजिटली सिग्नेचर लिए जाते हैं। लाइट पेन यूज़ होता है सिग्नेचर के लिए, वो भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए जो आप जॉयस्टिक का यूज़ करते हो कि किसी प्लेयर को आगे पीछे लेफ्ट राइट जंप जो भी आप करा रहे हो उसको जॉयस्टिक बोलते हैं, और ये भी इनपुट डिवाइस है। यानी कि हम कुछ ना कुछ कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। इसके बाद और जो आउटपुट डिवाइस हैं, वीडियो, जो पुराने मॉनिटर होते थे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट उनको बोलते थे। अभी मॉनिटर आए, टीएफटी भी हो गई, एलईडी भी हो गई, प्रोजेक्टर भी होते हैं। प्रोजेक्टर से भी आप किसी वाइट जो वॉल होती है उस पर आप डिस्प्ले दे सकते हो कंप्यूटर का। तो वहाँ से हमें जो भी आउटपुट स्क्रीन है वो हमें दिखाई देती है, जो भी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होती है, यानी कि जिसको हम समझ सकते हैं कि वो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। ये भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से हार्ड कॉपी लेते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में स्पीकर की बात करें, स्पीकर भी है, प्लॉटर भी है। प्लॉटर जिसपे कि बड़े बड़े जो मैप होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, उसकी प्लॉटर की मदद से वो प्रिंट किए जाते हैं। स्पीच सिंथेसाइज़र भी है जो कि आपको टेक्स्ट होता है, आप उसको यूज़ करते हैं। स्पीच सिंथेसाइज़र क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट होता है उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है और आपको मॉनिटर पे, अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आजकल जो भी ऑफिस है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें भी ये फैसिलिटी है कि अगर आपके कंप्यूटर में ईयरफोन लगा हुआ है तो आप बोल कर टाइप कर सकते हैं। स्पीच सिंथेसाइज़र उसको बोलते हैं। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में ये क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज मतलब जहाँ पे डाटा स्टोर होता है।
डाटा स्टोर, अगर हम कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, वीडियो सेव कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, या कुछ भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो वो एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस, एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो जाके स्टोर होता है, उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, और उसका नाम है हार्ड डिस्क। तो और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्टोरेज और मेमोरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं अभी बताऊंगा कि जो हार्ड डिस्क होती है वो स्टोरेज होती है, जहाँ पे जो डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर होता है। हार्ड डिस्क अंदर कंप्यूटर यानी कि सीपीयू के अंदर लगी रहती है। जब हम नेक्स्ट जो स्लाइड रहेगी उसमें मैं बताऊंगा, और सारे जो भी फिजिकल पार्ट है उसको मैं ओपन करके या किसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगी हार्ड डिस्क आप कैसे होती है और सीपीयू में कहाँ जुड़ती है, कैसे कैसे वर्क करती है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो हार्ड डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क होती थी पहले सीपीयू में, लेकिन वो अभी नहीं है। देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक फ्लॉपी डिस्क का फ़ोटो यहाँ पे लगा हुआ है। ये बहुत कम मेमोरी साइज़ की होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पहले जो होती थी 1.24 MB तक इसमें डाटा स्टोर कर सकते थे। लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है, ये हार्ड डिस्क का एक फ़ोटो है। ये जो हार्ड डिस्क है इसकी कैपेसिटी जो बेसिक अभी आती है कंप्यूटर में वो 1 TB, इट्स मीन्स 1 टेराबाइट कैपेसिटी की आती है। तो इससे ज़्यादा भी बड़े जो पीसीज होते हैं, या आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, 1 टेराबाइट से ऊपर भी हार्ड डिस्क कैपेसिटी होती है। और हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज है जहाँ पे हम डाटा को स्टोर करते हैं। जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर में, या जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सब हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। हार्ड डिस्क की जो एडवांटेज है वो क्या क्या है? हार्ड डिस्क में जो डाटा स्टोर होता है, रीड और राइट होता है, वो जो स्पीड होती है उसकी वो बहुत फास्ट होती है। आप इजीली आपको सेव कर सकते हैं, इजीली आप उसको रीड कर सकते हैं विद इन मिली सेकेंड में। और ये जो आपकी फ्लॉपी डिस्क थी उसमें जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम होती है। हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है वो गीगाबाइट में हो सकती है, MB में हो सकती है, बट अभी तो स्टोरेज प्रेजेंट जो समय है उसमें आप देखेंगे तो 1 टेराबाइट मिनिमम हार्ड डिस्क कैपेसिटी होती है। और कॉस्ट भी अभी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अभी कॉस्ट भी ज़्यादा हार्ड डिस्क की होती नहीं है। तो आप इजीली आप मार्केट में जाएंगे तो सस्ती ही, ज़्यादा महंगी नहीं है, हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी। लेकिन सीपीयू में कहाँ होती है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि हार्ड डिस्क में होता क्या है, स्पीड क्या होती है, कैपेसिटी क्या होती है, और उसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट ज़्यादा है नहीं, चीप होती है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये फ्लॉपी डिस्क है, इसकी स्पीड जो होती है वो हार्ड डिस्क से कम होती है। कैपेसिटी इसकी 1.44 मेगाबाइट है। ये पहले इनिशियली जब कंप्यूटर बना था, नए सीपीयू आए थे उसमें आती थी, लेकिन अभी ये सीपीयू में अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो आपको एक पिक्चर दिखाई है उसमें आप देख सकते हैं कि ये एक उसका फ़ोटो है। इस टाइप की एक फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर में लगती थी जिसका साइज़ 1.44 मेगाबाइट हो सकता है। लेकिन इसकी जो कॉस्ट थी वो भी बहुत चीप थी, हार्ड डिस्क से कम थी। इसके बाद CD रोम्स आए थे। CD रोम अभी भी यूज़ हो रहा है। ये फ्लॉपी डिस्क से थोड़ा सा स्पीडी होता है, बट हार्ड डिस्क से स्लो होता है। इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा नहीं है। अभी अगर हम बात करें तो CD रोम स्लो होती है, और इसकी मैक्सिमम जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 650 मेगाबाइट होती है। 650 मेगाबाइट से ज़्यादा अगर हम बात करें, जो नई सीरीज आई वो 700 MB तक हो सकती हैं। इसके बाद DVD आई, उसकी कैपेसिटी अलग है, मैं आगे बताऊंगा। DVD की जो स्पीड होती है वो CD से ज़्यादा होती है, बट लेस देन हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क से कम ही उसकी स्पीड होती है। स्पीड मीन्स अगर हम DVD में जो डाटा है वो राइट करें या रीड करें, वो जो स्पीड होगी रीड और राइट की, उसकी हम बात करें कि वो स्पीड हार्ड डिस्क से कम होती है, लेकिन CD से ज़्यादा होती है DVD में। और DVD अलग अलग साइज़ की आती है, 8.5 GB आती है, 9.5 GB आती है, और 16 GB आती है, 17 GB भी आती है। और इसकी जो कॉस्ट होती है वो CD से थोड़ा सा ज़्यादा होती है।
तो मैंने पहले भी बात की थी आपसे कि मेमोरी और स्टोरेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क की बात होगी, लेकिन मेमोरी की बात करें तो जो दो मेमोरी होती हैं सीपीयू के अंदर या किसी लैपटॉप के अंदर, उनका अलग अलग काम होता है। एक है जिसमें से रैम और दूसरी है रोम। अभी हम रैम की बात करें, रैम एक वर्किंग मेमोरी है, यानी कि जब आपका कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है कंप्यूटर में या किसी भी आप एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो वो हार्ड डिस्क से आकर आपके रैम पर आ जाता है और उसमें जो लाइव रीड एंड राइट जो परफॉर्म होता है एक्शन, वो आपके रैम पर होता है। तो रैम इन द मीन टाइम जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, तो उसके जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो हार्ड डिस्क से उठ के रैम पे आ जाएंगे। रैम उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि जितना भी कंप्यूटर का काम होगा रनिंग, वो रैम के ऊपर होगा। तो रैंडम का फुल फॉर्म सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी कि ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि लाइव रन जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके लिए होती है। रैम जो सीपीयू में 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB तक अभी पर्सनल कंप्यूटर में रैम आ रहे हैं, लेकिन जो बेसिक है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपकी जो चेंज हो जाती है। बट मिनिमम अभी जो न्यू कंप्यूटर है उसमें 8 GB का रैम होता है और DDR4 ये इसकी कैटेगरी है। पहले DDR1 थी रैम, फिर 2 आई, फिर DDR3, DDR4, अभी लेटेस्ट DDR4 चल रही हैं, लेकिन जो न्यू पीसी आ रहे हैं उसमें DDR5 कैटेगरी की रैम आती है। DDR2 और DDR3, 4, 5 जो भी अलग अलग कैटेगरी हैं, तो जो मदरबोर्ड जिस कैटेगरी की रैम के लिए बना है उसमें आप वही रैम लगा सकते हैं, दूसरी कैटेगरी का रैम उसमें आप नहीं लगा सकते हैं। साइज़ को आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर किसी सीपीयू में DDR4 की रैम अगर लगी हुई है तो आप DDR4 की रैम ही अलग कैपेसिटी की लगा सकते हैं। 8 को 16 कर सकते हैं, 16 को 32 GB कर सकते हैं, बट DDR4 में DDR3 की रैम नहीं यूज होगी। तो आइए अब बात करते हैं रोम। रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इट्स मीन्स, इसका मतलब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो मेमोरी है इसको सिर्फ रीड करने के लिए बनाया गया है, यानी कि यहाँ पे कोई भी काम नहीं होगा, कंप्यूटर यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन जो इसमें सॉफ्टवेयर डाले गए हैं यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस इसमें पहले से लिखी गई हैं उनका सिर्फ यूज कंप्यूटर करता है। इसमें कंप्यूटर अपनी तरफ से कोई भी प्रोग्राम ना रिटर्न करता है और ना ही उसको परमिशन होती है इसमें कुछ चेंज करने के लिए। जैसे कंप्यूटर में सबसे जब इनिशियली ऑन होता है सबसे पहले कंप्यूटर में, तो आपने सुना होगा बायोस चिप, वो रोम चिप होती है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये जो बायोस चिप है ये जब इनिशियली कंप्यूटर ऑन होता है तब इसका काम शुरू हो जाता है। इसमें एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो चेक करता है कि उस सीपीयू के साथ, अब बायोस चिप सीपीयू में लगी होती है, बहुत छोटा सा एक चिप होता है जिसको मैं आगे मुझे फ़ोटो मिलेगा तो मैं उसमें दिखाऊंगा। एक छोटा सा चिप होता है जिसके अंदर एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और जब कंप्यूटर में पावर आती है तो ये चेक क्या करता है, ये काम क्या करता है, ये चेक करता है कि उस मदरबोर्ड के साथ कितनी हार्डवेयर डिवाइस मेरी जुड़ी हुई है और उनके सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहे हैं, या वो डिवाइस जितने भी हार्डवेयर हैं वो ठीक से काम कर रही हैं, ऑन है या नहीं है। इसका इतना सा काम है। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यही काम है कि उसको चेक करना है कि मेरे साथ कौन कौन सी हार्ड ड्राइव, चिपसेट और जो भी पेरिफेरल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे रखनी है। और जब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा और उसको मुझे पास करना है कि मेरे साथ क्या क्या कनेक्टेड है। जैसे कि नेटवर्क कार्ड एक लगा रहता है जिससे आप लैन केबल लगाते हैं और नेट यूज़ करते हैं, उसमें भी एक रोम चिप लगी रहती है जिसमें भी कुछ नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी हुई है। अच्छा, अगर मेमोरी हो गई, अब इनके साइज़ की बात करेंगे। हार्ड डिस्क के हमने बात की थी कि टेराबाइट या जीबी या एमबी में हो सकता है। रोम की बात करें तो ये भी 512 MB हो सकती है, 1
जीबी हो सकती है, अभी उससे ज़्यादा रोम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसमें छोटा सा प्रोग्राम होता है। तो जो मेमोरी का साइज़ होता है, स्टोरेज का साइज़ होता है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो मेमोरी को मेज़र करने के लिए जो इकाई यूज़ होती है उसकी इनिशियल जो इकाई है वो बिट है। बिट इट्स मीन्स जो कंप्यूटर में जहाँ भी मेमोरी में डाटा जाता है या स्टोरेज में डाटा जाता है, रीड राइट होता है, वो सिर्फ बिट के फॉर्म में होता है। बिट मीन्स 1 और 0, 2 बिट होते हैं, 1 ऑन एंड जो 0 है उसका मतलब ऑफ। यानी कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, कोई भी डेटा को राइट करता है, हार्ड डिस्क में हो या रैम हो या रोम हो, वो जो भी डेटा उसमें राइट होता है, रीड होता है। डेटा की बात करें, कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई वर्ड फाइल है, हम वीडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो भी एक तरह का डेटा है। तो अगर वो हार्ड डिस्क में जाएगा तो हमें जो दिखाई देगा वो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो उसको कन्वर्ट करके हमें दिखाएंगे, बट वो कंप्यूटर में जो सेव होगा इन द फॉर्म ऑफ बिट, यानी कि 1 और 0। वहाँ पे जो हार्डवेयर है वो सिर्फ कौन सी लैंग्वेज समझता है, 1 और 0। यही लैंग्वेज है जो हार्डवेयर समझता है, और इसी लैंग्वेज में सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। अब इस मेमोरी साइज़ को अलग अलग हमने कैलकुलेट किया है। जैसे बिट के ऊपर थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है बाइट, 8 बिट को मिला के 1 बाइट होता है। इसके ऊपर किलोबाइट होता है, 1 किलोबाइट में यानी कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। उसके ऊपर एमबी होता है, यानी कि 1 एमबी में 1024 किलोबाइट होते हैं। और उसके बाद जीबी आता है, जीबी मतलब 1 गीगाबाइट, और उसमें 1024 एमबी होते हैं, मेगाबाइट होते हैं। इसके बाद टीबी आता है जिसको बोलते हैं टेराबाइट, यानी कि 1 टेराबाइट में 1024 जीबी होते हैं, गीगाबाइट होते हैं। ये आप छोटी सी टर्म है, इसको आप कहीं नोट करके 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम सीपीयू की बात करेंगे तो सीपीयू जो होता है कंप्यूटर में वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं और उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करना, और रीड करने के बाद जो भी हमने कमांड दिया है, जो भी हमें आउटपुट चाहिए, उस आउटपुट को देने तक का काम सीपीयू का होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि जैसे हम जो भी इंसान है उसके अंदर दिमाग काम करता है, ऐसे ही जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। ये एक तरह की चिप होती है जिसके अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास होती है और कैलकुलेट होती है। वहीं पे सारी जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रन होती हैं, इनपुट भी वहीं जाता है और आउटपुट भी वहीं जाता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू अगर हम बात करें बड़े डब्बे की, वो भी सीपीयू है, लेकिन उस बड़े डब्बे के अंदर एक और यूनिट होती है, उसको सीपीयू बोल सकते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर भी होते हैं। एक छोटी सी चिप होती है जो जितना भी कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग काम करती है, जो भी इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं वो इसी चिप के अंदर होते हैं। अब कंप्यूटर पे इम्पैक्ट किन चीज़ों का होता है? कंप्यूटर पे जो इम्पैक्ट होता है वो सीपीयू का भी हो सकता है, रैम का भी हो सकता है। सीपीयू की स्पीड होती है, स्पीड भी किस में होती है, गीगाहर्ट्ज़ में होती है, मेगाहर्ट्ज़ में होती है, यानी कि फ्रिक्वेंसीज होती हैं कि सीपीयू कितने स्पीड से आपके जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पास कर रहा है, और मतलब काम कैसे कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड नापी जाती है मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है। और कंप्यूटर आपने देखा होगा, कुछ बोलेंगे जी हमारा कंप्यूटर स्लो हो गया, या हमारा कंप्यूटर तो बहुत बढ़िया चल रहा है। अब उस जो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं। सीपीयू की स्पीड कम हो सकती है, रैम साइज़ अगर कम होगा, यानी कि प्लेटफॉर्म अगर छोटा होगा तो उस पर छोटा काम होगा। मैं आपको बोलूँ कि अगर मेरे सीपीयू की रैम 8 GB है तो मैं ज़्यादा 3-4 एप्लीकेशन कंप्यूटर पे एक साथ नहीं खोल जाऊँगा, जबकि कंप्यूटर मल्टीपर्पज़ और मल्टीफंक्शन डिवाइस है। तो रैम साइज़ भी डिपेंड करता है। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी क्या, मेरे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी 512 MB है, तो मैं उसमें 512 MB सॉरी 512 GB है, तो मैं उसमें 1 TB का डाटा तो नहीं डाल सकता हूँ। तो उसकी जो हार्ड डिस्क की स्पीड और कैपेसिटी है वो भी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को
मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं। उससे भी कंप्यूटर की जो स्पीड है कम या ज़्यादा हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर, मैंने जैसे बात की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और एप्लीकेशन सिस्टम भी होता है कंप्यूटर में। तो आइए अब जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है। इसको यूज़ करता है कंप्यूटर। कंप्यूटर मीन्स मतलब जो हार्डवेयर होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो बायस काम करता है। बायस का काम है कि उसमें कौन कौन सी हार्ड ड्राइव लगी हैं, चिप लगी है, कौन से पेरिफेरल, माउस क्या जोड़ा हुआ है, मॉनिटर क्या लगा है, कीबोर्ड क्या लगा है, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली बायोस ने। और उसके बायोस के ऊपर कौन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसके ऊपर हम एप्लीकेशन करें, मतलब यूज करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को मैनेज करता है। क्या करता है, पूरे हार्डवेयर को मैनेज करता है, पूरे एप्लीकेशंस को मैनेज करता है। यानी कि अब जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीधा बायोस के ऊपर इंस्टॉल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बायोस होता है वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, उसकी भाषा दूसरी है, उसको हार्डवेयर लैंग्वेज आती है, मशीन लैंग्वेज आती है। लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वीडियो प्लेयर है, वीएलसी प्लेयर है, पेंट की फाइल है, तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनकी जो लैंग्वेज होती है वो अलग होती है। अब इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और बायोस के बीच में इन दोनों को इंटीग्रेशन कराने के लिए क्या होता है, बीच में इंटीग्रेशन कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन की लैंग्वेज भी समझता है, उसको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल होना और ये काम कैसे करेगा, और वो बायोस से हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन भी ले सकता है, उसको दोनों लैंग्वेज आती है। तो इन द मीन टाइम इट इज ए मीडिएटर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर है, किसके बीच में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप जब देखा होगा कि कंप्यूटर ऑन होता है, बायोस सारी चीज़ें सब रेक्टिफाई कर लेता है, उसके बाद विंडोज़ का एक सिंबल आता है, इसका मतलब बायोस कंप्लीट हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना काम करना शुरू कर दिया, वो बायोस से इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद ऑन हुआ, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अब फिर कौन कौन से प्रोग्राम रन हैं, जो कि कंप्यूटर ऑन होने पर कुछ शुरू हो जाते हैं, कुछ आइकन्स आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, तो उनको फिर माइक्रोसॉफ्ट जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको दिखाने लगता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकते हैं और हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन को भी वो पढ़ सकता है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यूज़र के लिए होते हैं। यूज़र के लिए कि अगर हमें ऑफिस में काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे हम, वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर मुझे पेंट में एक पिक्चर बनानी है तो मैं पेंट खोलूँगा, वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर मुझे पीडीएफ फाइल खोलनी है, एडोब रीडर में खोलूँगा तो वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ काम करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जो मैं बता रहा हूँ, आप अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले बायोस था, उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम था। ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आया, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकते हैं, वर्ड हो सकता है, पेंट हो सकता है, पीडीएफ फाइल्स हो सकती हैं, एडोब रीडर हो सकता है, वीडियो प्लेयर हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने जैसे आपको बताया, ऑफिस का कोई डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो सकता है, एक्सेल में हम काम करते हैं वो भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट है वो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसमें कोई फाइल बनाते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और भी हैं बहुत सारे, जैसे कि पेरोल बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, टैली यूज़ होता था, शेक सॉफ्टवेयर यूज़ होता था, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ होता है, डेस्कटॉप पे पब्लिशिंग के लिए एडोब फोटोशॉप यूज़ होता है,
मल्टीमीडिया एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं, जैसे कि कोई हम एडोब फोटोशॉप होता है, एडोब के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें अभी हम कुछ मल्टीमीडिया की चीज़ें बना सकते हैं। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात होगी। अब कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमको क्या चाहिए? लैन कार्ड हमारे अंदर लगा हुआ, जैसे मैंने बोला था कि जिसमें लैन केबल आता है, वो केबल आता है, उसमें जोड़ देते हैं तो हमारा कंप्यूटर नेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब वो नेट दो तरह का होता है, लोकल नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल नेटवर्क क्या है? अगर एक ही कंप्यूटर में, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ और मेरे पास 4 कंप्यूटर हैं और मैं एक स्विच लगा के सभी कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ देता हूँ। इट मीन्स जो मेरा कमरे के जो भी पीसीज हैं वो एक साथ लैन पे कनेक्ट हो गए। लैन पे कनेक्ट होने के बाद में एक दूसरे के साथ प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, स्टोरेज को शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 4 अगर मेरे पास कंप्यूटर है, चारों को जोड़ा है, तो 4 कंप्यूटर का जो नेटवर्क होगा ये लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब ये जो नेटवर्क है ये किसी बाहर के नेटवर्क से, किसी दूसरे कमरे के नेटवर्क से या किसी दूसरी बिल्डिंग का जो नेटवर्क उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक बिल्डिंग में हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, एक रूम में भी हो सकता है। अब वाइड एरिया नेटवर्क की अगर बात करें, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब हो जाता है कि आपका जो कंप्यूटर अगर ऐसे नेटवर्क से जुड़ जाता है जहाँ ग्लोबली नेटवर्क पे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। आपका लोकल नेटवर्क है, दूसरी बिल्डिंग में एक लोकल नेटवर्क है, दूसरे सिटी में एक लोकल नेटवर्क है, सारे लोकल नेटवर्क आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे जो भी जितने भी लोकल लैन होते हैं वो आपस में जुड़ के एक वाइड एरिया नेटवर्क बना देते हैं। अब नेटवर्क का यूज़ क्या है? नेटवर्क से हम इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं और एक ही ऑफिस के लोग, जैसे अगर मैंने बात की थी कि अगर लोकल नेटवर्क मेरे ऑफिस में है या मेरी बिल्डिंग में है या मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है, तो अगर मेरे पास एक ही प्रिंटर है, सबको देने के लिए प्रिंटर नहीं है, तो मैं उस प्रिंटर को लैन पे कनेक्ट करके शेयर कर सकता हूँ ताकि जितने भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर हैं वो उस पर प्रिंट दे सकें। ये उसका यूज़ हो सकता है। और इसी सिमिलर वे में अगर मेरे पास एक स्कैनर है, मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ते हैं, सभी को अलग अलग स्कैन करने पड़ते हैं, तो एक ही स्कैनर को मैं शेयर करके पूरे लोकल एरिया नेटवर्क में मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। इन्फॉर्मेशन मैं एक पीसी से दूसरे पीसी पे शेयर कर सकता हूँ, वर्ड की फाइल में भेज सकता हूँ, कुछ भी डॉक्यूमेंट मैं भेज सकता हूँ। तो ये इसके यूजेज हैं। अगर आपका पीसी ग्लोबली जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी इन चीज़ों को वर्ल्ड में किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं सोशल मीडिया ऐप यूज़ कर सकता हूँ, ईमेल सर्विस यूज़ कर सकता हूँ, शेयरिंग प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकता हूँ अगर मेरा कंप्यूटर वाइड एरिया नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। और अब हम बात करेंगे मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? देखिए, मॉडेम 2 वर्ड से मिला है, एक एमओ और डीईएम, अलग अलग वर्ड है। तो एमओ से मॉड्यूलेट बनता है और डीई से डीईएम ओ डीयूएलईटी यानी कि डी मॉड्यूलेट। अब ये होता कैसे? अब सबसे पहले हम छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं कि आपका कंप्यूटर जो कि एक लैन केबल से कनेक्ट हुआ है, या आपको जो इंटरनेट मिला हुआ है, या बीएसएनएल या एमटीएनएल की लाइन आई और उससे एक मॉडेम लगाए बीच में, और वो मॉडेम मोड से एक लैन केबल मेरे कंप्यूटर में जुड़ा है। तो वो जो मॉडेम बोलते हैं कि इंटरनेट के लिए मॉडेम लगा है, आपके टीवी में जो केबल लगता है उसके लिए भी एक मॉडेम लगा है, टाटा स्काई का हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो ये मॉडेम करता क्या है? अब मॉडेम के पहले का जो केबल है उसमें एनालॉग सिग्नल आता है। क्या आता है? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल मतलब एक रॉ मटेरियल आता है जिसको कि हम, मतलब एक सिग्नल आता है, एक वेव आती है एनालॉग सिग्नल की जो कि मॉडेम तक आती है। अब मॉडेम क्या करता है? अब कंप्यूटर कौन सा सिग्नल समझता है? डिजिटल। डिजिटल क्या है? मैंने अभी बात की थी, किसमें? बाइनरी में काम करता है। कंप्यूटर किस में करता है? बिट, मतलब बाइनरी सिस्टम 1 और 0 में।
और वहाँ पे क्या एनालॉग है। अब जब मेरे पास इंटरनेट बीएसएनएल की लाइन से आया, क्योंकि सारे जो फ़ोन हैं वो इंटरनेट पे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि फ़ोन जो एनालॉग सिग्नल पे काम करता है और मेरा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल पे। अब इंटरनेट जो मेरे कंप्यूटर में आएगा, बीच में एक मॉडेम लगा दिया, उस मॉडेम से लैन केबल आया। अब वो जो बीच में मॉडेम लगा है वो क्या करता है, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और मेरे कंप्यूटर तक भेज देता है। तब मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मतलब कोई ईमेल आया है तो मैं उस ईमेल को रीड कर लेता हूँ। रीड करके मुझे वो स्क्रीन पे दिख जाता है। अगर किसी को मैं फिर ईमेल उसका रिप्लाई करता हूँ तो फिर वो मॉडेम क्या करता है, मेरे डिजिटल सिग्नल्स जो भी आते हैं कंप्यूटर से वो मॉडेम में जाते हैं। मॉडेम उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके आगे भेज देता है और जो भी लैंडलाइन की जो भी लाइन है उसमें एनालॉग सिग्नल जाके फिर जो डेस्टिनेशन एंड का कंप्यूटर होगा जिसको मैंने मेल भेजा है वहाँ तक जाते जाते फिर उनके पास जो मॉडेम लगा होगा वो भी सेम उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके उसके कंप्यूटर पे शो कर देगा। तो मॉडेम का बस इतना सा काम है। हम जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जैसे बात की थी, पर्सनल कंप्यूटर घर में यूज़ होते हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं, गेम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। घर में मेरा ऑफिस का कुछ मैं काम करता हूँ या कुछ प्रिंटिंग के लिए मैं काम करता हूँ, वो यूज़ हो सकता है। बैंकिंग करनी है वो भी पर्सनल कंप्यूटर पर कर सकता हूँ। इंटरनेट मुझे यूज़ करना है, वेबसाइट ब्राउज़ करनी है, मुझे गूगल सर्च करना है, तो वो भी मैं पर्सनल कंप्यूटर पर कर सकता हूँ। सोशल चैट फेसबुक यूज़ करनी है, व्हाट्सएप मुझे यूज़ करनी है या मैसेजिंग सर्विस को भी मुझे यूज़ करनी है, वो उसके लिए भी पर्सनल कंप्यूटर होता है। आजकल ऑनलाइन मीटिंग्स चलती हैं, क्लासेस ऑनलाइन हो गई हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट टीम का हो, गूगल मीट का हो, तो वो भी मैं पर्सनल कंप्यूटर पे कर सकता हूँ। अब कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या फ़ायदा, कैसे हम यूज़ करते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल कुछ सीवीटीज़ बना देते हैं, यानी कि कुछ ऑडियो के साथ कुछ विजुअल उसमें डाले हुए होते हैं कि जिनसे आप उन चीज़ों को देखकर और सुनकर समझ सको, तो उसको हम सीवीटी बोलते हैं। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। अगर कोई प्रोग्राम है कि हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है सीवीटी में कि हम साइकिल को कैसे चलाना सीखेंगे, तो उसके लिए मैं पहले साइकिल दिखाऊंगा, फिर मैं बोलूँगा कि एक साइकिल आएगी, चलेगी, उस पर कैसे बैठना है, ये सीट होती है, ये गियर होता है, ये हैंडल होता है। तो इसका मैं एक सीबीटी प्रोग्राम बनाऊंगा और उस प्रोग्राम को मैं दे दूंगा सीडी रोम में डाल के या किसी हार्ड डिस्क में डाल के, आप उसको कंप्यूटर पे यूज़ करके पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो पैकेज है वो हम बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हैं और एक ही पैकेज को बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करके कंप्यूटर का एजुकेशन में यूज है। ऑनलाइन ट्रेनिंग है। अभी मैं जो आपको वीडियो ये यूट्यूब के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, इस पे मैं आप भी देख रहे होगे, कल को कोई और देखेगा, ये भी एक कंप्यूटर का एजुकेशन में यूज है। तो ऐसे हम कंप्यूटर का एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, गैस आईओसी है, गैस है, इलेक्ट्रिक है, हर जगह आजकल कंप्यूटर का यूज है। तो आपको यूज को समझना है कि हम कंप्यूटर का यूज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कंप्यूटर का एप्लीकेशन बहुत यूज होता है। जैसे कि आजकल जो भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, कार की हो या किसी दूसरे इक्विपमेंट की हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक रोबोट लगे हुए हैं जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्रामिंग है। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलती है उसके हिसाब से काम करते हैं और वो एक फिक्स काम होता है जहाँ पे गलती होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। कंप्यूटर से बहुत सारे आजकल ड्राइंग बनाए जाते हैं, मैप्स बनाए जाते हैं, बिल्डिंग के ड्राइंग्स बनाए जाते हैं। बहुत सारा ऐसा सिस्टम है कि आपको पेपर पे बनाया जाता है, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ होता है। ऑफिस में आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में आप अकाउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। स्टॉक मार्केट आजकल देखिए आप, ऑनलाइन ट्रेडिंग जो होता है वहाँ पे भी कंप्यूटर का यूज़ है। स्टॉक कंट्रोल जो होता है वो भी, वहाँ पे भी आप एक सिस्टम के द्वारा कंप्यूटर का यूज़ करके स्टॉक कंट्रोल कर सकते हैं। डेली लाइफ में बहुत सारे आजकल कंप्यूटर के यूज है और बहुत सारे के आजकल जो हमारी लाइफ है वो ऐसी हो गई कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको कंप्यूटर का यूज, या आप कह लीजिए मोबाइल का यूज। मोबाइल भी एक तरह का छोटा कंप्यूटर ही है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरा होता है, एप्लीकेशन दूसरे होते हैं, बट काम ऐसे ही करता है।
तो बिना इन चीज़ों के अभी आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। डेली लाइफ में आप अकाउंट्स यूज़ करते हैं, गेम खेलते हैं, एजुकेशन के लिए वीडियो देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग भी करते हैं, आपका जो आईडी कार्ड है वो भी कंप्यूटर से जुड़ा है, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, आप वर्क फ्रॉम होम टेली वर्किंग भी कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, आपकी एंट्री हो गई है, ऑपरेशंस हो गए हैं, रोबोटिक्स आ गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर फील्ड में आजकल कंप्यूटर का यूज है। अब कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और उसके लिए हमें क्या क्या करना है, वो कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंप्यूटर पे लगातार हमको काम नहीं करना है, बीच बीच में फ्रीक्वेंटली 15 मिनट या 30 मिनट्स के बाद ब्रेक करना है। आपके सामने जो स्क्रीन रहेगी, चेयर होगी और जो कीबोर्ड आपके सामने रहेगा उसका जो पोजीशन है वो आपको ठीक होना चाहिए, ताकि आप ऐसा ना हो कि आपके जो कमर है उसमें दर्द होना शुरू हो जाए या आँखों में कोई प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कंप्यूटर के लिए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आजकल जो कंप्यूटर टेबल बनाई जाती हैं वो उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई जाती हैं। जहाँ पे आप काम करेंगे उसमें कमरे में वेंटिलेशन और लाइटिंग एडुकेट होना चाहिए, स्क्रीन आपको ठीक से दिखनी चाहिए ताकि अंधेरा ना हो। और जितने भी उसमें वायर्स लगे होंगे केबल, उसकी सेफ्टी आपको देखना है कि कोई जो इलेक्ट्रिक का वायर है वो लूज तो नहीं है, पावर पॉइंट है वो आपके ओवरलोडेड नहीं होने चाहिए। और इससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्क्रीन की वजह से आपको RSI हो सकता है, स्क्रीन आपकी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपका पोस्चर स्क्रीन के सामने सही होना चाहिए ताकि आपके नेक और जो आपकी आईज है यानी गर्दन और आँखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको, अगर आप कंप्यूटर परमानेंटली यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में हो, घर में हो, तो उसके लिए जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो है जो उसमें डाटा स्टोर है उसका आपको बैकअप कैसे रखना है। उसकी में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बना दी है उसको बनाने के लिए हो सकता है आपको कई दिन लगे हों, या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो, कोई बिल हो सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, उनको आपने बैकअप रखना है। बाई चांस आपका कंप्यूटर अगर फेल होता है तो उसका बैकअप आपको कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन कहीं पे स्टोरेज कर सकते हैं। CD आप जो CD और DVD है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका अगर कंप्यूटर फेल होता है तो आप दूसरे कंप्यूटर में उसको यूज़ करके आए और आपका जो डेटा है वो एक मतलब वीकली, मंथली या कुछ ऐसी ड्यूरेशन के बाद आपको बैकअप लेना है कि आपको पता रहे कि वहाँ तक का मेरा डेटा, मैं 1 तारीख को बैकअप लेता हूँ तो अगर मेरा डेटा लॉस होता है यानी कि कंप्यूटर लॉस होता है तो मेरा डेटा लॉस नहीं होगा। और ऐसे आप इंक्रीमेंटल बैकअप और कंप्लीट बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप का मतलब होता है कि अगर मैंने पिछले 1 महीने में 4 फाइल बनाई हैं तो मैं 4 फाइल को लेके वहीं बैकअप जो मेरा पॉइंट मैंने बना रखा है वहाँ पे स्टोर कर दूँ, इसको इंक्रीमेंट बैकअप कहते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि मैं आज तक का पूरा डाटा एक नई जहाँ पे मेरा बैकअप पॉइंट है नया फोल्डर बना के डेट डालूँ और उसमें पूरा कॉपी कर दूँ। तो कंप्लीट बैकअप थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आपको स्टोरेज भी ज़्यादा चाहिए। इंक्रीमेंटल बैकअप जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि अगर आपके पास ऑफ साइट स्टोरेज है, इट्स मीन्स एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या एक्सटर्नल CD रोम या DVD है, आप उसमें स्टोर करें तो बेटर रहेगा, जिससे कि आपका डेटा चोरी होने का चांस कम रहेगा। और बैकअप करने के लिए आप उसमें पासवर्ड प्रोटेक्ट रखें। और जब भी आप कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं तो उसको प्रॉपर शट डाउन करें। कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए पावर सप्लाई कंटिन्यूस चाहिए। अगर आपके पास पावर सप्लाई कंटिन्यूस नहीं है तो UPS का यूज़ करें, ताकि जो आपका डेटा है वो बीच में इंटरप्ट ना हो जाए। इंटरप्ट होने से क्या डेटा करप्ट हो सकता है, आपका डाटा आपको फिर रिकवर नहीं होगा, इसलिए UPS होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर के लाइक और डिसलाइक की अगर हम बात करें, कंप्यूटर के लिए क्या लाइक और डिसलाइक होता है।
वेंटिलेशन गुड होना चाहिए, यानी कि आपका जो कमरा है हवादार होना चाहिए, एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए, और जो भी जहाँ पे डस्टिंग और जो भी ऐसा जो धूल वाला जो एरिया है वो आपके पास नहीं होना चाहिए या आपके रूम में नहीं होना चाहिए, उससे आपका कंप्यूटर ख़राब हो सकता है। पानी की जो भी बोतलें आप उसको कंप्यूटर से दूर रखें, जो भी हीटिंग वाला आपका सामान है खाने वाला उसको आप दूर रखें, कंप्यूटर के पास ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, एसी बिल्कुल उसके पास नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर से भी दूर रखना है आपको कंप्यूटर को। और कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है या मॉनिटर होता है उसके टॉप पे आप कभी कुछ ना रखें, मॉनिटर ब्रेक हो सकता है और सीपीयू भी ख़राब हो सकता है। और जो फ्लॉपी डिस्क है वो कभी भी मॉनिटर के आसपास ना रखें। एक्चुअली फ्लॉपी यूज नहीं होती है क्योंकि उसमें मैग्नेट होती है, इसलिए उसको मॉनिटर से हमेशा दूर रखें। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस होते क्या हैं? ये कुछ स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मेल के थ्रू या किसी सीडी के थ्रू या किसी पेन ड्राइव के थ्रू आपके कंप्यूटर में आते हैं। और ये जो प्रोग्राम है इस पर क्लिक करने से या ऑटोमेटिक कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं जो आपके किसी बिहेवियर को लेके शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जो आपके कंप्यूटर में कोई वर्ड की फाइल है उसको ख़राब कर सकता है। ख़राब मीन्स अगर उसका एक्सटेंशन चेंज कर सकता है, उसकी सपोर्टिंग फाइल को डिलीट कर सकता है। वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर ही होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है, बट ये आपके सिस्टम में हार्म पहुंचाने के लिए कि बनाया जाता है। जो अनवांटेड पर्सन्स होते हैं वो इसको बनाते हैं कि किसी के कंप्यूटर में डाल देंगे और उससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की जितनी भी एप्लीकेशन है हो सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट हो जाए, तो आपका ने बैकअप नहीं लिया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वायरस एक स्मॉल प्रोग्राम है जो कि आपके हार्ड डिस्क में किसी ना किसी तरीके से अंदर घुस जाता है। अब ये आपके पीसी को इन्फेक्ट कैसे करता है और ये पीसी में आता कैसे? मैंने जैसे बताया कि ये ईमेल के थ्रू आ सकता है, किसी डिस्क के थ्रू आ सकता है, पेन ड्राइव से आ सकता है, नेटवर्क में अगर कुछ आपने शेयर किया हुआ है तो शेयर फाइल के द्वारा आपके कंप्यूटर में घुस के आपकी जो डॉक्यूमेंट फाइल है और एप्लीकेशन फाइल है उसको ये करप्ट कर सकता है। और इसको बचाने के लिए, यानी कि इस वायरस से आपका पीसी इन्फेक्ट ना हो, उसके लिए आजकल मार्केट में एंटीवायरस आए हुए हैं, जैसे कि क्विक आपने सुना होगा, ऐसे मैकएफे बहुत सारे एंटीवायरस हैं। वो क्या करते हैं कि उनको ऐसे प्रोग्राम्स अगर मिलते हैं कि जो मैलिशियस हैं, यानी कि जो वायरस टाइप के प्रोग्राम हैं और आपके कंप्यूटर में आए हुए हैं, तो वो उन प्रोग्राम्स को ब्लॉक कर देते थे। तो आपके कंप्यूटर में अगर आपको सेफ रखना है तो आप एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि अभी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें इनबिल्ट एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ है और वो भी जिसका जो डेफिनेशन है वो ग्लोबली अपडेट होता है। अगर आपका पीसी ऑनलाइन है तो उस पर जो वायरस के सिग्नेचर्स हैं वो ग्लोबली अपडेट होते हैं और बहुत ही अच्छा एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें इनबिल्ट दिया। आपको थर्ड पार्टी एंटीवायरस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर कॉपीराइट। अगर हमें एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पीसी के साथ आती है और उसका आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस मतलब उसने की दी, अब वो जो कॉपीराइट है माइक्रोसॉफ्ट के पास है, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपके कंप्यूटर में डाला है उसके लिए उसने एक लाइसेंस दिया है, उसके जो कॉपीराइट्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के पास हैं। इसका मतलब ये है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम को और वो जो लाइसेंस की है उसको आप ही यूज़ कर सकते हो, दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो जिनके लिए अलग अलग लाइसेंस आते हैं, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को आपने पेमेंट किया है, पेड किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट उस कॉपीराइट को आपके लिए कर देता है लाइसेंस्ड, ताकि उसको कोई दूसरा पर्सन यूज ना कर पाए। अब कॉपीराइट इशू क्या क्या आते हैं? कुछ फ्रीवेयर एप्लीकेशंस आते हैं जिनका ट्रायल वर्जन रहता है, 30 दिन आप यूज़ करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा। कुछ शेयर वर्जन आते हैं
कि आप उसको पार्शियली यूज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको ब्लॉक कर दी जाएंगी और कुछ चीज़ें आप यूज़ कर पाएंगे। फिर वो बिजनेस पर्पज़ से बोलेंगे आप इसका आप लाइसेंस खरीदिए। और इंटरनेट पे कुछ ऐसे ही सॉफ्टवेयर मिलते हैं, फ्री मिलते हैं, कुछ शेयरवेयर मिलते हैं, लेकिन जो लाइसेंस बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं वो OEM, जो भी आपका OEM होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट OEM है, वो आपको लाइसेंस के साथ उसको प्रोवाइड कराता है। और अब हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन की। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उससे को आप यूज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और उस इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरे के साथ, जो भी आपका OEM है, वो शेयर नहीं कर सकता है। तो उसका कॉपीराइट उस एप्लीकेशन का किसके पास है? वो आपके पास है। माइक्रोसॉफ्ट OEM ने आपको एक लाइसेंस का कॉपीराइट दिया है कि मुझे पेमेंट कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसको आप यूज करेंगे। आप अगर आप कोशिश करेंगे कि एक ऑफिस को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, 19, 21 जो भी हो, आप उसको दूसरे कंप्यूटर पर आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल नहीं होने देगा, लाइसेंस मांगेगा। और आप पहले वाले लाइसेंस को यूज़ करेंगे तो वो उसको इंस्टॉल नहीं होने देगा। तो ये सॉफ्टवेयर कॉपीराइट होता है। जो भी OEM होता है सारे कॉपीराइट उसके पास होते हैं, लेकिन उसके कुछ लाइसेंस वो यूज़र को पेड वर्जन देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने बेसिक जानकारी जो भी कंप्यूटर्स से रिलेटेड है वो मैंने दी है। इस वीडियो के अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस पे हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो कुछ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, और मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करूँगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिनको भी कंप्यूटर की शुरुआत करनी है, नहीं आता है, उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी घर में बैठ के अपने मोबाइल और कंप्यूटर पे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड लक।